हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 7 जनवरी और शुरू करते हैं प्लेब्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर है। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में अपने कैंपस को सेटअप करने का परमिशन दे दिया है। तो इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में क्या क्या है? इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में यह बताया गया है कि जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में सेटअप करना चाहती है वो उनको फ्रीडम होगी कि वो अपने एडमिशन फीस या फिर क्राइटेरिया फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकती हैं। बट उनसे ये बोला गया है कि जो आप अपनी जो फीस रखेंगे वो रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको पास ऑटोनॉमी होगी किसी भी फैकल्टी को रिक्रूट करने में, स्टाफ को रिक्रूट करने में, चाहे आप इंडिया से करें या अब्रॉड से करें। बट ये इंश्योर करना होगा कि जो फॉरेन फैकल्टी है वो कैंपस में एक रीजनेबल पीरियड के लिए रुके, स्टे करें, ताकि बच्चों से उनका इंटरेक्शन हो सके। और जो भी यूनिवर्सिटी सेटअप करती है यहाँ पे उन्हें फेमा एक्ट के अंदर वर्क करना होगा। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है कि जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आएंगी वो जो भी ये पढ़ाएंगी, जो भी उनका करिकुलम होगा वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन सारे फैक्टर्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और एक ऑडिट रिपोर्ट हर साल एनुअली उन्हें यूजीसी को सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें ये साबित हो सके कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और उनकी जो भी फंडिंग्स है वो फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग ही है। अब कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस सेटअप कर सकती है? तो जो भी 500 के ऊपर की जो टॉप रैंकिंग की जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकती है। और ये जो परमिशन दी गई है वो इनिशियल 10 ईयर्स के लिए दी गई है। बट इसमें यह बोला गया है कि आप ऑनलाइन या डिस्टेंस कोर्सिंग नहीं करेंगे, आप अपने फिजिकल ऑफलाइन कोर्सेस ही रन करेंगे। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें, स्टूडेंट्स को भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट में फॉरेन यूनिवर्सिटीज का में एडमिशन मिल सके, क्योंकि अकेले 2022 में 5 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड गए हैं स्टडी पढ़ने के लिए। मतलब इससे 28 से 30 बिलियन का फॉरेक्स आउटफ्लो हुआ है। अब यही यूनिवर्सिटीज अगर इंडिया में अपना कैंपस लगा लेती हैं तो हम बहुत सारा जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है उसको डिप्लीट करने से हम बचा सकते हैं। हमारे हायर एजुकेशन में भी फिलहाल 40 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर इन लोगों को, इनमें से कुछ लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस में पढ़ने का मौका मिलेगा तो इससे उन्हें क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही साथ ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होंगी ये अपने नए प्रोग्राम के साथ आएंगी, नए नए कोर्सेज के साथ में आएंगी, नए स्किल्स डेवलप करेंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। बट इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी ये हैं। पहला ये कि एक तो जो नेशनल सिक्योरिटी का जो क्लॉज है वो बहुत ही अनक्लियर है। इसमें क्या होगा, लिटिगेशन बढ़ने की संभावना, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में एग्जैक्टली क्या आता है किसी को नहीं पता है। क्योंकि आपको पता होगा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती हैं वो, अगर फॉरेन में देखेंगे तो आप देखेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वो काफी ओपन माइंडेड होती हैं, उनके जो डिस्कशंस होते हैं वो काफी लिबरल होते हैं। तो चूंकि हमारे देश में ऑलरेडी कल्चर को लेकर, हमारे देश की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को लेकर हम काफी पर्टिकुलर हैं। तो अगर ऐसे कोई डिस्कशंस आते हैं, अगर ऐसे किसी डिस्कशन में विवाद खड़ा होता है या फिर वापस से लिटिगेशन शुरू होता है तो फिर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो आने से बचेंगी। दूसरा ये कि अगर आपने अमेरिका में देखा होगा या जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो दूसरे कंट्रीज में गई हैं उसमें 70% ज्यादा फंडिंग होती है वो लोकल गवर्नमेंट करती है। पर इस केस में यूजीसी ने किसी भी प्रकार की फंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं करी है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई फंड नहीं देगी। आपको आना है तो आप सेटअप कीजिए और आप अपने हिसाब से चलाइए, बट हम किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट हम नहीं देंगे। तो ये भी एक टाइप से डिसइंसेंटिवाइज करता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आने से बचेंगी फिर, क्योंकि वो पूरा लमसम खर्चा करके यहाँ पर अभी स्टार्टअप नहीं जमाना चाहेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि इंडिया में कैसे जो एडमिशन होंगे कैसे वो रिसीव करेंगे या फिर कैसा रिस्पॉन्स होगा। दूसरा, हमारे यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर लेके काफी कोचिंग होती है, तो यही चीज अगर यहाँ देखने को मिली तो उससे हमारे जो दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होंगी उनका जो पर्स होगा वो काफी हैवी होगा। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं आगे। हमारे अगेंस्ट पर्पल फेस्ट को लेकर। अभी पर्पल फेस्ट क्या है? दरअसल ये जो पर्पल फेस्ट है इसका आयोजन हो रहा है गोवा में। अब पर्पल फेस्ट किसके लिए आयोजन हो रहा है? तो ये जो पर्पल फेस्ट है ये जो हमारे दिव्यांग जन है, जो डिसेबल पीपल्स होते हैं, डिसेबल कम्युनिटी है, उनके लिए ये आयोजित किया जा रहा है ताकि इनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इन्हें एजुकेशन में सपोर्ट करना है, इन्हें खेल में सपोर्ट करना है, इन्हें जॉब एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट करना है। तो हमें सोसाइटी में इन्हें इंटीग्रेट करना है। और किसी भी प्रकार की जो एक टाइप से जो कलंक एसोसिएटेड रहता है इनके साथ में या फिर स्टिग्मा एसोसिएट रहता है तो हम वो हमारी सोसाइटी से दूर कर सकें। तो इस फेस्ट में होगा क्या, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे एग्जीबिशंस होंगे। उसमें डिस्कशन ये होगा कि कैसे एजुकेशन सेक्टर में हम इन्हें और ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जॉब्स में। तो इस पर्पल फेस्ट का जो थीम होगा वो स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन बेस्ड होगा। मतलब हमें डिस्कशंस करने हैं, हमें देखना है कि एजुकेशन सेक्टर में इनको और कैसे अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में कैसे ज्यादा इंटीग्रेट किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, स्पोर्ट्स में उन्हें और कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर पर्पल कलर ही क्यों, इसे पर्पल फेस्ट ही क्यों बोला जा रहा है। दरअसल रिसेंटली जो जितने भी डिसेबल्स पीपल है उनके लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो उनमें पर्पल कलर काफी एसोसिएटेड रहा है। जितने भी फॉरेन एनजीओ है वो भी पर्पल कलर को ही यूज कर रही है डिसेबल पीपल्स के बेटरमेंट के लिए, या फिर उनके उनके लिए जो भी इनिशिएटिव ले रही है उनके लिए वो पर्पल कलर को ही यूज कर रही है। इसीलिए इस फेस्ट का नाम ही पर्पल फेस्ट रखा गया है। तो यूपीएससी डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि पर्पल फेस्ट किसके लिए आयोजित किया जा रहा है या है क्या। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ईट राइट स्टेशन को लेकर है। ये ईट राइट स्टेशन क्या है, ये एक टाइप का सर्टिफिकेट है, किसी रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जहां पर जो फूड अवेलेबल हो रहा है या जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है उस स्टेशन में। तो ये सर्टिफिकेट बताता है कि उस स्टेशन का फूड हाई क्वालिटी का है, न्यूट्रिशियस है, जो कि सेफ हो है कंज्यूम करने के लिए। अभी न्यूज पे इसलिए क्योंकि वाराणसी कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उसे ये ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। अब ईट राइट स्टेशन का जो सर्टिफिकेट है कौन प्रोवाइड करता है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई प्रोवाइड करती है। एफएसएसआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। अभी टाइड स्टेशन का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए टोटल 240 पैरामीटर्स रखे गए हैं, जिसमें जो फूड स्टोरेज है, हाइजीन है, कैसे वो लोग मेंटेन रखते हैं। इसमें 1 to 5 का स्केल होता है। तो जिस स्टेशन ने 5 रैंकिंग हासिल की होती है इसका मतलब उसका फूड सबसे अच्छा है, न्यूट्रिशियस है और हाई क्वालिटी का फूड है। अभी तक टोटल 34 ई ट्राइड स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसमें भोपाल है, वाराणसी, कैंट है। तो ई ट्राइड स्टेशन एक यूनिक इनिशिएटिव है एफएसएसआई का। तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को लेकर है, बिन द स्कीम। तो ये स्कीम किसने लॉन्च करी है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे लॉन्च किया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, प्रसार भारती, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इनको मॉडर्नाइज करना। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब इसकी जो भी फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसके लिए टोटल 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस स्कीम में होगा क्या कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा प्रसार भारती को, ताकि वो आपका जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक्सपांड कर सके, अपग्रेड कर सके, कंटेंट में डाइवर्सिफाई कर सके, और जितना भी सिविल वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसे इम्प्रूव कर सके। तो इससे हम करना क्यों चाहते हैं, ताकि जो हमारा जो कंटेंट है प्रसार भारती का, ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, तो उसे और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा सके, उसके कंटेंट को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सके। खासकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जहां पर ये नक्सलवादी हैं वहां पर ये प्रोग्राम और ज्यादा रीच आउट किया जाए, ताकि उनके लोगों को और ज्यादा हमारे देश के साथ और ज्यादा इंटीग्रेट किया जा सके। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस दोनों को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो डीटीएच प्लेटफॉर्म में और ज्यादा चैनल को अकोमोडेट कर सके प्रसार भारती के, ओबीवेज प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके स्टूडियोज को डेवलप किया जाएगा। अब ये स्कीम जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट को भी काफी हेल्प करेगी, क्योंकि कई बच्चे अभी भी ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज एनालिसिस सुनते हैं। खासकर जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, विलेज एरियाज में रहते हैं, वो काफी इस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अच्छा अगर कंटेंट आता है और डाइवर्सिफाई कंटेंट होगा तो उसकी प्रिपरेशन को और ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो इस स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज प्रज्वाला चैलेंज को लेकर है। अभी प्रज्वाला चैलेंज क्या है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इसका एम क्या है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी उसे ट्रांसफॉर्म करना। अब इस प्रज्वला चैलेंज में होगा क्या, इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, सोशल इंटरप्राइज हैं, स्टार्टअप्स हैं, सिविल सोसाइटी है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, इन सबको बुलाया जाएगा और उनसे आइडियाज मांगे जाएंगे रूरल इकोनॉमी को कैसे और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो आइडियाज वो देंगे वो 5 कैटेगरीज में वो आइडियाज होंगे। पहला कैटेगरी फोकस ऑन वुमन एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। सेकंड हो गया लोकलाइज मॉडल। थर्ड है सस्टेनेबिलिटी। फोर्थ है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। फाइव है मल्टी सेक्टोरल आइडियाज एंड सॉल्यूशन। इन कैटेगरीज में इन लोगों को आइडियाज पिच करने होंगे कि आप कैसे इन सेक्टर्स में जो रूरल इकोनॉमी है उससे आप डेवलप कर सकते हो। उसके लिए कोई आप ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स आप कोई आइडिया सजेस्ट कर सकते हो, ताकि न्यू इनोवेटिव स्केलेबल पाथवे के थ्रू हम जो रूरल इकोनॉमी उसे ट्रांसफॉर्म कर सके, उससे और ज्यादा जॉब जनरेट की जा सके, गांव में जो गरीबी है उसे दूर किया जा सके, और जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव हो, ताकि जो वुमेन्स है, जो मार्जिनल सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें इंटीग्रेट किया जा सके। तो प्रज्वला चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डू नॉट cannot a higher level of economic development if first है industrial output fails to keep pace with agriculture output, second है agriculture output fails to keep pace with industrial output, third है poverty and unemployment increase, fourth है imports grows faster than exports। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर रियल जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटा इंक्रीज होता है तो इनमें से क्या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैन आउट नहीं करेगा।
आपको पहले पता होना चाहिए कि रियल जीएनपी क्या है। देखिए, ग्रॉस जीडीपी क्या होता है? जब इस देश में जो भी वस्तुएं प्रोड्यूस हुई हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यूज को जीडीपी बोला जाता है। पर जीएनपी किसको कहते हैं? जब देश में जो भी वस्तुएं प्रोड्यूस हुई हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यू और साथ साथ जो अब्रॉड से जो नेट फैक्टर इनकम हुआ है, अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लें, तब हम इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। पर जब हम इसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लेंगे, तब इसे हम बोलेंगे रियल जीएनपी। मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं कंट्रीज में, ठीक है, अगर हम उसको एक बेस प्राइस के साथ में कैलकुलेट करेंगे, तब जाके रियल जीएनपी आएगा। अगर हम इसी रियल जीएनपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा पर कैपिटा रियल जीएनपी। तो अब ये पूछा जा रहा है कि जब रियल जीएनपी इंक्रीज होगी, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कैनॉट नहीं करेगा? जब उसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सीधे हम मतलब निकाल सकते हैं, अगर रियल जीएनपी इंक्रीज हुआ है और साथ ही साथ अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, और अगर साथ ही साथ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ है, तो फिर हम जो इंक्रीज हुआ रियल जीएनपी को, उससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मान सकते फिर। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।